हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा सभी को पता है, डेली आप लोगों की क्लास रहती है जो कि यूपीपीसीएल जेई के पर्पज से रहती है। और यहाँ पर रीजनिंग का हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपकी क्लास जो है मैं डेली आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा क्लास आपकी डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि घर में देखिए शादी का फंक्शन होने के फंक्शन है, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स मैं आपको डेली क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों की क्लास जब भी मैं लगाऊंगा, फ़िलहाल तो कोशिश करूँगा कि डेली आपकी क्लास रहे। फ़िलहाल में अभी 16 तारीख को शादी का फंक्शन है, तो तैयारियां कुछ पहले से ही चलती रहती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा क्लास आपकी डिस्टर्ब है। और साथ ही साथ आपको ट्रिक भी सोचूंगा, ट्रिक भी प्रोवाइड करूँगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेफिक्र रहना है। यहाँ पर अगर किसी दिन आपको क्लास नहीं मिल पाती है, तो आप पुराना जो आपको मैं करा चुका हूँ उसका रिवीजन कीजिए। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करता ही हूँ। पीडीएफ सभी की सभी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके मिल चुकी हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम में जाएगा, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का दोनों का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, पीडीएफ जब आपको मिल चुकी है, क्लास आपने देख ही चुके हैं, तो आप पीडीएफ से खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको इतना पता चलेगा कि आपसे कितना आता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है। भाई क्वेश्चन क्या दिया है, सभी को बहुत ध्यान से समझना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है यहाँ पर मिसिंग नंबर का। यहाँ पर ये नंबर आपका मिसिंग दिया है, हमें बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर हम फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर क्या नंबर फिल करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करना है इस क्वेश्चन को हमें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 90% केस में क्या होता है, हमें बड़ा नंबर लेकर आना होता है, जिसके नीचे हमारा यहाँ पर लार्ज नंबर दे रखा है। 27, 144 और 68। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी कभी देखिए 10% ऐसा भी होता है कि आपको जो जहाँ पर मिसिंग नंबर दिया है, आपको उस नंबर को लेकर आना होता है। कैसे लेकर आ सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, भाई यहाँ पर तरीका जैसे हमें ईजी पड़ता है, हमें वही यहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखा जाएगा 27 दे रखा है, 27 से हमें क्या लाना है, 13 लाना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए सिंपल सा तरीका दिखाई दे रहा है। अगर आपके बीच के नंबर को दुगना कर देंगे, भाई 7 दूनी 14, और 14 माइनस कर देंगे 27 में से, यानी 27 माइनस 14 कर देंगे। 27 माइनस 14 तो कितना बचेगा, 13 आपका नंबर जो है ऊपर वाला आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऐसे नीचे देखेंगे 144 दे रखा है, यहाँ पर भी अगर 45 का दुगना कर देंगे इंटू 2 करके, तो स्टूडेंट्स माइनस करेंगे जब यहाँ पर, तो कितना आपका 54 यहाँ भी बन जाएगा। तो सेम आपको इसी पैटर्न में यहाँ पर करना है। 68 में से माइनस करेंगे क्या, भाई 38 का दुगना करके, तो यानी 32 का दुगना करके, 32 का डबल करेंगे तो कितना होगा 64। और 64 करेंगे 68 में से माइनस, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 4 आपका बच जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स फिर से एक और मिसिंग लेटर का। ठीक है, अभी मिसिंग नंबर का था, अब यहाँ पर मिसिंग लेटर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया गया मिसिंग लेटर, आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा यहाँ पर हो सकता है, किसे फिल कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट्स उसी पैटर्न में जैसे कि अभी पीछे किया था, कि यहाँ पर देखिए लॉजिक जो होते हैं आपके टोटल, यानी कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो कि प्लस माइनस मल्टीपल और या फिर डिवाइड, साथ ही साथ प्राइम नंबर है, स्क्वायर है, क्यूब है, इससे ज़्यादा और कोई आपका लॉजिक नहीं बनता। ठीक है? और बाकी देखिए जितने भी आपके है, ये जितने भी मैंने आपको बताए थे, इससे अलग आपका कोई भी और लॉजिक नहीं लगता है। या तो इन्हें कंबाइन करके लगा दिया जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन भी है, साथ साथ प्लस भी है। ठीक है? तो इसके बारे में मैं आपकी एक ट्रिक बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन में देखिए कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ दे रखा है एफ, और एफ के बाद यह नीचे ए और ई। भाई मिसिंग नंबर है ये वाला, हमें मिसिंग लेटर है, यही तो लेकर आना है। तो कैसे लाएंगे, एफ हमारा देखा जाए अल्फाबेट में 5 पर होता है, ए 1 पर होता है, इन्हें आपस में माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा, भाई ये सॉरी, यहाँ पर एफ होता है 6 पर, F6 पर होता है, तो F माइनस 1 कर देंगे तो 5 हमारा बच जाएगा। यानी कि E का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। क्लियर है? यानी प्लेस वैल्यू के आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही W को देखेंगे, W हमारा कितने पर होता है, भाई W होता है 23 पर। W कितने पर, 23 पर, माइनस कर देंगे कितना, J की वैल्यू 10, तो कितना बचेगा 13। भाई M की वैल्यू 13 होती है नहीं होती है, बिल्कुल होती है। ऐसे ही O देखेंगे, O हमारा 15 पर होता है अल्फ़ाबेट्स में। ऐसे ही K कितने पर होता है, 11 पर, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, भाई बिल्कुल यहाँ पर माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। और 14 हमारा किस पर होता है स्टूडेंट्स, 14 हमारा N पर होता है। क्लियर है? तो समझ आ गया कौन सा आपका ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, N। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, सॉरी यहाँ पर 14 नहीं बचेगा भाई, कितना बचेगा 4, यहाँ पर ओनली 4 आएगा।
ओनली 4 आएगा, 14 नहीं आएगा, ओनली 4। तो 4 हमारा किस पर है, डी पर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाई चार्ट का आ गया है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ दे रखा है, यह पाई चार्ट एक स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि पाई चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों को दें, यानी कि सॉल्व करें। तो नीचे दे रखा है यहाँ पर, फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझना है भाई। यहाँ पर अगर हमने देखा कि फुटबॉल कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं, तो फुटबॉल पसंद करने वाले हैं 28%, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स, दूसरा किससे तुलना करा रहा है, कबड्डी से, तो कबड्डी वाले कितने हैं, 22%। तो यहाँ पर पहले किसका कहा है भाई, फुटबॉल को पहले बोल रहा है, कबड्डी को बाद में बोल रहा है। तो फुटबॉल का पहले रेशो लिखेंगे और कबड्डी का बाद में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। क्लियर है ना। तो भाई इसमें क्या कह रहा है, हमें बताना है कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो पसंद करते हैं, उनका रेशो बताना है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है भाई, पहले फुटबॉल कितने यानी फुटबॉल पसंद कर रहे हैं 28, ठीक है, कबड्डी पसंद कर रहे हैं 22। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमें पहले तो ये पता लगाना है इसमें टोटल कितने हैं। तो हमें टोटल नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकालने के लिए पहले हमने मान लिया टोटल एक्स। तो टोटल एक्स में से स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, फुटबॉल पसंद करने वाले और कबड्डी पसंद करने वाले। तो फुटबॉल पसंद करने वाले हैं 28%। क्लियर है, 28%, तो 28/100 लग गया। क्लियर है ना। अब यहाँ पर कबड्डी पसंद करने वाले कितने हैं, एक्स का कितना, एक्स का 22% भाई, एक्स का 22% यानी 22/100। भाई इन दोनों को बराबर कर देंगे तो एक्स से एक्स कट गया और 100 से 100 कट गया। लेकिन क्या होगा भाई, ये इधर ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो ये कैसे घूम जाएगा आपस में, तो हो जाएगा 22/28। 22/28% यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 22/28% आंसर, यानी 22/28 आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा हो गया, तो भाई यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में स्टूडेंट देखना है। अब इसे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो अभी सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम्स, तो क्या बन गया, 11/14 हमारा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि कोई केक पाई नहीं है, सभी केक क्रीम है, कुछ क्रीम खट्टे हैं। यानी कि आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, देखिए कोई पाई केक, यानी कि कोई केक पाई नहीं है, ये यहाँ पर दे रखा है। तो बिल्कुल देखिए कोई का मतलब क्या है भाई, कोई का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम जैसे नंबर देकर करते थे कि भाई जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बन जाए वहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट होगा आपका 100, और सब्जेक्ट देखिए कोई दे रखा है तो इसका मतलब वो भी 100 होगा। तो भाई इसकी वैल्यू हो गई 100, दोनों तरफ 100 हो गई। क्लियर है। अब देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे ही समझ लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कर देंगे सीधे सीधे। तो चलते देखिए निष्कर्ष पर, हाथों हाथ यहाँ पर देख लेंगे क्या दे रखा है, सभी केक खट्टे हैं। तो सभी केक खट्टे हैं, यानी केक की वैल्यू 100 हो गई और खट्टे की वैल्यू 50 हो गई, क्योंकि ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। क्लियर है। तो देख लेते हैं केक और खट्टे कहाँ कहाँ दे रखा है। तो भाई केक आपका दे रखा है यानी सेकंड निष्कर्ष में, सेकंड कथन में, और आपका थर्ड जो स्टेटमेंट है उसमें दे रखा है खट्टे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्रीम भाई यहाँ पर आपस में देखेंगे तो क्रीम यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव है, 50 दे रखी है, और यहाँ भी कुछ दे रखी है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या इसे आपस में जोड़ सकते हैं भाई, बिल्कुल नहीं जोड़ पाएंगे। और नहीं जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस हमारा ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, कुछ केक खट्टे हैं। भाई कुछ केक खट्टे हैं, अब बात कर रहा है कुछ की। भाई जब यहाँ पर हमने सभी को भी नहीं, यानी इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ ही नहीं पाएंगे, तो ना तो यहाँ पर कुछ का संबंध होगा और ना ही यहाँ पर सभी का संबंध होगा, तो जिससे कि हमारे दोनों के दोनों यहाँ पर निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और दे रखा है, एक और क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या दे रखा है, कोई रैकून लोमड़ी नहीं है, कुछ लोमड़ी हाइना है। निष्कर्ष देखिए क्या दे रखा है, कुछ हाइना लोमड़ी है, कुछ लोमड़ी रैकून है, और कोई रैकून हाइना नहीं है। तो भाई यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स, जब भी सेंटेंस निगेटिव होता है, ठीक है, आपको पता है भाई पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस को जोड़ते हैं तो कौन सा सेंटेंस बनता है, निगेटिव ही बनता है। ठीक है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगर इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो निगेटिव सेंटेंस ही निकलेगा। क्लियर है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ देखा है कुछ हाइना लोमड़ी है। भाई कुछ हाइना,
अब स्टूडेंट्स यहाँ देख लेंगे कि भाई यहाँ पर आपस में सेंटेंस को जोड़ पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर कोई रैनून का मतलब इसकी वैल्यू 100 हो गई, इसकी वैल्यू 100 हो गई, और यहाँ पर देखेंगे लोमड़ी की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। क्लियर है। अब दोनों की वैल्यू 100 है, आपस में जोड़ सकते हैं भाई, नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी वैल्यू यहाँ 50 हो गई, यानी कि लोमड़ी की वैल्यू एक जगह 100 है, आपस में इन्हें जोड़ सकते हैं। तो कोई रैनून यानी रैनून की वैल्यू 100 और 50 यानी कि इसकी हो गई हाइना की भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर 50 रहेगा ना, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे आपस में जोड़ के, तो भाई क्या यहाँ पर आपस में जोड़ सकते हैं, तो कोई रैकून हाइना नहीं है, बिल्कुल बन सकता है, निगेटिव ही बनेगा, इतना आपको याद रखना है। तो क्या दे रखा है, कुछ हाइना लोमड़ी है भाई, यहाँ हाइना को लोमड़ी से जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल कौन सा सेंटेंस लिया गया है, यहाँ पर जो सेंटेंस आपका लिया गया है केवल सेकंड वाले से भाई, सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका लिया गया है, क्योंकि इसमें हाइना भी है, इसमें लोमड़ी भी दे रखा है, और जब कुछ लोमड़ी हाइना है तो कुछ हाइना भी लोमड़ी होगा, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे कुछ लोमड़ी रैकून है भाई, लोमड़ी को रैकून सेंटेंस फर्स्ट वाले से केवल निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है, तो फर्स्ट वाला निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे कोई रैकून हाइना नहीं है भाई, कोई रैकून हाइना नहीं है, यानी कि सेंटेंस को आपस में जोड़ा जा रहा है, फर्स्ट को और यानी कि सेकंड स्टेटमेंट को। तो देखेंगे स्टूडेंट्स आपस में जोड़ सकते हैं या नहीं। तो देखिए कोई रैकून हाइना नहीं है, तो भाई यहाँ पर कोई रैकून हाइना नहीं है, इसे हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस निगेटिव बन रहा है भाई, ये भी तो सेंटेंस जो आपस में जोड़कर निगेटिव बन रहा है बिल्कुल सही है, बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हाइना की वैल्यू 50 है, इसे यहाँ पर 100 कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो भाई ये सेकंड यानी थर्ड वाला भी हमारा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहेगा, ओनली फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का दिया हुआ है और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, संगीता उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख थी, यानी कि पहले जो उसकी डायरेक्शन थी वो उत्तर पश्चिम में थी, नॉर्थ वेस्ट में। तो यदि वह सुधा के साथ मानक तरीके से बैठकर कैरम खेल रही है, तो बताना है कि सुधा की जो दिशा है वो कैसी होगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है भाई, जब भी कैरम में खेलते हैं ना, तो अपोजिट साइड में जो खेलता है वो बिल्कुल सामने बैठा होता है। तो अगर देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने मैप बना दिया भाई, देखिए बिल्कुल यहाँ पर मैप बना देते हैं। इस मैप में अगर देखा जाएगा तो भाई संगीता की डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर पश्चिम, उत्तर का पश्चिम का मतलब हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन होगी। क्लियर है भाई, नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन होगी संगीता की। तो भाई बिल्कुल इसके जस्ट सामने यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन बनेगी, ये बनेगी साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लहसुन अदरक मिर्च, यानी कि इनके बीच में आपको कोई डायग्राम बनाना है और बताना है कि इन तीनों के बीच में आपस में कौन सा डायग्राम बनेगा। तो भाई बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए स्टूडेंट्स लहसुन अदरक और मिर्च के बारे में, तो लहसुन क्या है भाई, लहसुन क्या है, अब आप ये नहीं कह सकते कि सभी की सभी सब्जी हैं या सभी जितनी भी हैं सब्जियों के काम में आती हैं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर सब्जी दे रखा होता तब तो हम इन्हें सब्जी में जोड़ते, लेकिन ये तीनों अलग अलग नाम दे रखे हैं, डिफरेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, लहसुन की बात करेंगे। तो लहसुन क्या है, लहसुन एक जड़ होती है भाई, लहसुन जो है वो जड़ में होता है, ठीक है, जड़ होता है। अब अदरक की बात करेंगे तो अदरक तना होता है, तना। और मिर्च की बात करेंगे तो मिर्च होता है मसाला। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा आपका भाई, तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, अलग अलग बन जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, ये भी देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स वन का जो पेयर वन जो है इक्वल दे रखा है 2 के, 2 इक्वल दे रखा है 3 के, और यहाँ 4 इक्वल दे रखा है 8 के। तो क्या यहाँ पर पेयर बनना है ये हमें पहले देखना है। तो हमने यहाँ पर ध्यान से देखा कि भाई 1 2 के इक्वल कैसे बन रहा है, 3 6 के इक्वल कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है भाई, 1 में अगर मल्टीपल कर देंगे 2 से तो क्या वो 2 नहीं बनेगा, अरे बिल्कुल बन जाएगा। 3 में अगर 2 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या वो 6 नहीं बनेगा, भाई बिल्कुल बनेगा। 4 में अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या वो 8 नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्लियर है। तो यही तो हमें करना है। तो हमें इन सभी नंबरों में 2 से मल्टीपल करके इन्हें, और साथ ही साथ यहाँ पर प्लस का इक्वल दे रखा है माइनस के, तो साथ ही साथ हमें सिंबल भी चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, 41 का डबल कर देंगे तो क्या आएगा 82। क्लियर है। 82 भाई प्लस दे रखा है तो इसे क्या करना है माइनस, 34 दे रखा है, 34 का डबल करेंगे तो कितना 68, और यहाँ फिर से माइनस, और यहाँ दे रखा है 13 का डबल करेंगे तो 26।
अब यहाँ पर इक्वल निकाल देंगे। तो भाई जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो कितना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो -12 हमारा आंसर आ जाएगा, -12। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया आपका। और बिल्कुल देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्स वाई का भाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, और कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, किसी में कोई भी डाउट हो, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे या फिर आप अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बिल्कुल जरूर, ठीक है, जितना संभव होगा उतना आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या दे रखा है, एक्स वाई का भाई है। तो एक्स क्या है, एक्स ब्रदर है किसका, भाई, वाई का, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या दे रखा है, बी जो है वो बाई की माँ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बी नाम का पर्सन है, बी नाम की, वो कौन है, मदर है किसकी, बाई की। भाई मदर है, सर्किल में बंद कर दिया मैंने, ठीक है। आगे दे रखा है एम क्या है, एम बी के पति की बहन है, यानी बी का पति है, यहाँ पर बी का हस्बैंड है। तो ठीक है, इसमें नहीं दे रखा है तो हमने इसे ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर में बंद कर दिया। इसकी सिस्टर है, इसकी बहन है, कौन है, इसकी सिस्टर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे रखा है एम बी के पति की बहन है। तो बिल्कुल यहाँ पर बन गई, ठीक है, सिस्टर है तो यहाँ पर सर्किल में बंद कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे एस, सिस्टर। क्लियर है। अब आगे देखिए एन क्या है, एन बी का भाई है। भाई एन यहाँ पर बी का भाई है, बी का यहाँ पर भाई बन जाएगा एन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं, कहा गया है यू बी का पति है। यू कौन है, यू बी का पति है। भाई यहाँ पर अब देखिए जो संबंध यहाँ अभी नहीं दिया था, अब दे दिया गया है, यू कौन है, बी का पति। अब यहाँ पूछा है यू के पिता एक्स के, यानी कि कौन है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो भाई एक्स से संबंध बताना है, यू के पिता। तो बिल्कुल देखिए भाई यू के पिता के बारे में बात कर रहा है, तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो ये बाई की मदर है बी, तो ये एक्स की भी मदर होगी, और इसका हस्बैंड कौन है, यू, तो ये बाई का पिता होगा और साथ साथ एक्स का भी पिता होगा। और भाई यू के पिता के बारे में बात कर रहा है, तो यू का पिता यानी कि पिता का पिता कौन होता है, भाई दादाजी होता है। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बस, लेकिन क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको सिर्फ घुमा कर दिया होता है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आप आसानी से सॉल्व ना कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, धातु प्लेटिनम और ऑक्सीजन। भाई धातु प्लेटिनम ऑक्सीजन इनके बीच में हमें संबंध बताना है, पेयर बताना है कि कौन सा यहाँ पर संबंध होगा। भाई कौन सा डायग्राम है जो यहाँ पर स्पष्ट करेगा इन तीनों के संबंध को, रिलेशन को। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। बात करते हैं सबसे पहले प्लेटिनम। भाई प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम एक धातु होती है, ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, प्लेटिनम को धातु के अंतर्गत लेंगे। क्लियर है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका फिर से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ जो नंबर दे रखा है इस नंबर को हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल देखिए कैसे दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। भाई 2 का स्क्वायर दे रखा है 2 के सामने, 5 का स्क्वायर 5 के सामने, 8 का स्क्वायर 8 के सामने, तो 1 का स्क्वायर 1 के सामने लगेगा। तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होता है ना, तो 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको ये भी बताना है कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है। देखिए सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके मिक्स करके दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन भी हैं और थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना। तो सभी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके सभी टाइप के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो उसी हिसाब से वही पैटर्न है आपका एग्जाम वाला बिल्कुल। तो देखिए काफ़ी अच्छे से समझते हुए चलना है, कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाने की। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करेंगे और उस क्वेश्चन को दोबारा से पूछेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। भाई फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, वह लास्ट में, वह अंत में किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा है वह अंत में किस दिशा में चल रहा है, या हम कह सकते हैं कि उसके सामने कौन सी दिशा है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन कहता है ना, तो वहाँ पर हमें डिस्टेंस लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं, ओनली डायरेक्शन से हम उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर पूछ रहा है लास्ट में कौन सी दिशा में चल रहा है, अगर पूछता कि कौन से दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, तब तो हम वहाँ पर डिस्टेंस लेके चलना हमें बहुत ज़रूरी होता। लेकिन जब केवल डायरेक्शन पूछता है कि किस दिशा में उसका फेस है, ठीक है, तो वहाँ पर हम केवल डायरेक्शन के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर कैसे भाई, यदि मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर की सवारी करता है, ठीक है, तो साउथ में कितना 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें बताया स्टूडेंट्स यहाँ पर साउथ में चला है,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि बाएं का मतलब लेफ्ट में मुड़ गया। उसके बाद वह पुनः पुनः अपने दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि राइट में मुड़ेगा, ठीक है। और पूछा गया है सवारी करता है, उसके बाद बताना है कि वह किस दिशा में होगा। तो देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट राइट आपस में माइनस हो जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर कोई व्यक्ति पहले एक बार अपने लेफ्ट मुड़ गया फिर दोबारा से राइट मुड़ गया, तो इसका मतलब उसने जो डिस्टेंस लेफ्ट में मुड़ा था, यानी कि जो डायरेक्शन चेंज की थी, वो डायरेक्शन दोबारा से उसने फिर से वही डायरेक्शन में पहुँच गया जिसमें पहले था। तो आज स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो साउथ डायरेक्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बीते हुए कल का अगला दिन पहला दिन शनिवार, यानी कि बीते हुए कल का अगले दिन का पहला दिन शनिवार के बाद तीसरा दिन है। तो बताना है स्टूडेंट्स आज कौन सा दिन है। भाई क्वेश्चन बहुत लॉजिकल हो गया, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पहले होमवर्क में, यानी कि होमवर्क में भी वही क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन देने का जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर सभी के सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स में देंगे, साथ ही साथ ग्रुप में भी आप लोग आंसर देंगे। क्लियर है, क्योंकि भाई अब मुझे आंसर आपसे दोनों जगह चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आंसर ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के केवल कमेंट्स आते हैं, बाकी भाई इतने सारे स्टूडेंट्स अगर क्लास देख रहे हैं तो बाकी के कमेंट कहाँ हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए भाई, तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग उस चीज़ पर ध्यान भी दे रहे हैं। जो मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लोग वाकई में ही खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे से समझकर इसका आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना है। कहा गया है हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन जो है वो 13 और 16 जून के बीच में यानी पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है भाई, उसने दो डेट बता दी, 13 और 16 के बीच में जन्मदिन पड़ता है। लेकिन जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। तो भाई यहाँ कौन सी तारीख रह गई। बात की जाए 13 से, इसने 13 भाई क्रॉस कर दिया, 13 खत्म कर दिया, क्योंकि ये 14 बता रही है। 14 को भी नहीं है, क्योंकि 14 को इसने बीच में कहा है ना, तो यहाँ 16 लास्ट है इसके अनुसार। तो क्या रह गया स्टूडेंट्स, 15 यहाँ पर जून रह गया बीच में। तो 15 जून यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12, 21, 23, 32, 34। भाई यहाँ पर क्या कौन सा क्वेश्चन बन गया, भाई सीरीज़ का क्वेश्चन बन गया है। आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है और बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसा कि सीरीज़ चल रही है। तो देखिए कैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर भाई बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन चल रहे हैं। ध्यान रखना, किसी को क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं, छोड़ने नहीं है, पूरी क्लास लास्ट तक देखनी है, साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना है भाई। 12 दे रखा है, 21 है, 23, 32, 34। ठीक है, तो हमें पहले देखना है भाई 12 से 21 पर कैसे पहुंचेंगे। तो कभी कभी होता है सीरीज़ आपकी डबल पैटर्न में भी होती है, तो आपको तो बस यहाँ पर ये लॉजिक लगाकर देखना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो भाई 12 से अगर हम पहुँचेंगे 23 पर, तो कितना प्लस करना पड़ रहा है, प्लस का 11। 23 से देखेंगे 34 पर, तो फिर से प्लस का 11। तो सेम ऐसे ही 21 से अगर यहाँ पर देखेंगे 32 पर, तो कितना स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस का 11 प्लस किया गया है। अब 32 से आगे बढ़ेंगे, प्लस का कितना 11 प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल 43 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई आंसर बनेगा 43। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भाई ये क्वेश्चन कौन सा है। अब ये क्वेश्चन देखकर लग रहा है बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझ नहीं आ रहा है ना, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज़ किस पैटर्न में चल रही है ये समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले दे रखा है ACE। बात की जाए तो इसमें आप पहले चेक कीजिए कि यहाँ पर क्या संबंध चल रहा है, क्या रिलेशन है। ए हमारा अल्फ़ाबेट में 1 पर होता है, C 3 पर होता है, E 5 पर, यानी कि +2 का लॉजिक है। कितना भाई, +2 चल रहा है, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2। क्लियर है, सेम ऐसे यहाँ पर देखेंगे BDF, यहाँ भी +2 का लॉजिक है। यहाँ पर GIK का यहाँ भी +2 का लॉजिक है। तो भाई और कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे तो हमारा एक ऑप्शन बन रहा है थर्ड वाला, भाई बिल्कुल +2 का लॉजिक बन रहा है। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ई की प्लेस वैल्यू दे रखी है, ई का वैल्यू दे रखा है 5। तो स्टूडेंट्स ई का वैल्यू 5 कैसे होता है, तो देखिए ई का वैल्यू हमें पता है, ई को अल्फ़ाबेट्स में देखेंगे तो ई हमारा 5वें स्थान पर होता है, उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 5 होती है। क्लियर है, तो ई को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखा गया है 5। अब यहाँ पर देखिए
पेन को 35 भाई, तो पी देखेंगे पी ई एन देखेंगे तो भाई पी हमें पता है कितने पर 16 पर, ई होता है 5 पर, और स्टूडेंट्स एन होता है 14 पर। भाई इन सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है, 35 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो भाई बिल्कुल 35 बन रहा है। क्लियर है। तो ऐसे ही पेज के लिए बताना है कौन सा नंबर हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो पी के अकॉर्डिंग देखिए सीधे मैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू रख देता हूँ। पी का होता है 16, ए का होता है 1, और जी का होता है 7, और ई का होता है 5। तो स्टूडेंट सबको ऐड कर देंगे तो भाई कितना बनेगा, तो बिल्कुल देख लीजिए 7 और 1 8 हो गया 16, और 16 और 8 कितना हो गया आपका 24, 24, और 24 में 5 ऐड करेंगे तो 29 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सार्थक शब्द बनाने के लिए प्रत्येक समूह के अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए, और तब वहाँ पर स्टूडेंट्स बताना है कि उसमें विषम क्या है। यानी पहले तो इन वर्ड को उल्टे क्रम में यानी बिगड़े हुए क्रम में दे रखा है, इन्हें हमें एक सही क्रम में इन्हें अर्थपूर्ण बनाना है, इसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, उसके बाद बताना है कि इसमें से डिफरेंट कौन सा होगा। तो बिल्कुल देखते हैं भाई यह क्या दे रखा है। देखिए VENS, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी इनका कोई अर्थ नहीं है, तो हमें इनका अर्थ में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इसका बनेगा 7 SEVEN भाई 7 बन गया। क्लियर है। इसका देखेंगे तो क्या बनेगा डिवाइड DIVIDE। क्लियर है। ऐसे देखेंगे आगे नेक्स्ट का क्या बनेगा भाई, इसका बन जाएगा देखिए FOUR इसका बन जाएगा। क्लियर है। और आगे देखेंगे तो क्या बनेगा EIGHT आपका 8 बन जाएगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपका देखा जाएगा तो भाई 7 4 8 ये तीनों के तीनों नंबर हैं, जबकि डिवाइड क्या है, डिवाइड एक सिंबल है। ठीक है। तो क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से स्टूडेंट्स एक रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया है, और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है, लवण्या स्वप्ना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, सुवर्णया हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। तो बताना है स्वप्ना हरि से बड़ी है, तो यहाँ पर कहा गया है सबसे छोटा कौन है। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे दे रखा है उसी के अरेंज यहाँ पर अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। तो पहले क्या गया है, आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है, तो भाई स्वप्ना नाम की एक लड़की है, SW मैंने इसे लिख दिया स्वप्ना। ठीक है। सीता इससे बड़ी है, तो भाई इससे बड़ा मैंने क्या कर दिया, सीता को इससे बड़ा बता दिया है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, लवण्या जो है वो स्वप्ना से बड़ी है, ये लवण्या भी स्वप्ना से बड़ी है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्वप्ना से लवण्या भी बड़ी है, यहाँ पर हमने L लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, लेकिन सीता से छोटी है। लेकिन कौन, तो लेकिन किंतु परंतु जो भी आता है वो पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है। ठीक है। लेकिन कौन, लवण्या, लवण्या इन सीता से छोटी है, तो अब हम लवण्या को सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, लवण्या को ऐसे भी लिख सकते हैं बीच में यहाँ पर। क्लियर है। अब समझ आ गया। अब देखिए सुवर्णया जो है हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है भाई, एक सुवर्णा नाम की लड़की है वो स्वप्ना से भी छोटी है, और साथ साथ हरि नाम का लड़का है उससे भी छोटी है, तो उसका नाम क्या है, स्वर्णा। ठीक है। तो हमने SU यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि स्वप्ना हरि यानी हरि से बड़ी है। ठीक है। स्वप्ना क्या है, ये स्वप्ना हरि से बड़ी है, तो यहाँ पर कहा गया है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटे स्टूडेंट्स कौन है, स्वर्णा। ठीक है। स्वर्णा यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एज वाला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है आपका। यहाँ दे रखा है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु इस समय तुम्हारी आयु के बराबर थी। ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है यदि इस समय पिता की आयु 52 वर्ष है तो 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। भाई यहाँ पर कहा क्या गया है, उसने कह दिया है कि जो पिता की आयु है वो इस समय कितनी है, 52 ईयर्स। क्लियर है। और यहाँ पर ये भी कहा है साथ साथ कि तुम्हारे जन्म के समय जो पिता की आयु थी यानी वो कितनी थी, पुत्र के बराबर थी। ठीक है। और यहाँ पर साथ साथ ये भी कहा गया है कि भाई यहाँ पर पुत्र का जन्म यानी कि पुत्र, ठीक है, पुत्र के जन्म पर जो पिता की आयु थी वो उतनी आयु थी जितनी पुत्र की अब है।
ठीक है, समझ में आ गया इसका मतलब। और इस समय पिता की आयु दे रखी है 52 वर्ष, तो 8 वर्ष पहले क्या थी ये हमें बताना होगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है भाई, हमें इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मुझे पता है, देखिए अगर बात की जाएगी पुत्र की आयु की, तो भाई पुत्र की आयु इस समय कितनी है ये हमें पहले पता करना है। तो पुत्र की आयु उतनी ही होगी जितनी पिता की आयु माइनस की जाएगी, तभी तो बराबर होंगे। 52 वर्ष इस टाइम है पिता की आयु, तो पुत्र कितना बड़ा होगा ये हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है इसमें अगर हम डिवाइड कर दें किससे भाई, अगर आपको पता है 52 दे रखा है, 52 में डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर पिता के यानी पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु निकल आएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इस टाइम पुत्र की आयु कितनी है वो निकल आएगी। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पर, देखिए भाई कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 2 जा 4 और यहाँ 2 6 जा 12, ठीक है, कितना आ गया 26 आ गया। अब भाई यहाँ 26 जो है ये अभी यानी कि जिस टाइम पुत्र का जन्म हुआ उस टाइम पिता की आयु है। अब कह रहा है 8 वर्ष पहले, तो माइनस का 8 कर देंगे, 8 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 40 यानी 18 ईयर्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, पूछा गया है यहाँ पर डी अक्षर के सामने कौन सा होगा। तो भाई डी हमारा कहाँ दे रखा है, तो डी के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल देखिए ऊपर आपका टॉप में यहाँ पर डी दे रखा है, साथ साथ डी हमारा इस वाले ऑप्शन में भी दे रखा है। तो जब भी देखिए 2 फेस कॉमन होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग कंडीशन लगाते हैं, 1 फेस कॉमन होता है तो अलग कंडीशन लगती है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो भाई यहाँ पर सी और ई आपका दोनों के दोनों इस वाले फेस में कॉमन है, 2 फेस कॉमन बन गया तो सी ए यहाँ भी कॉमन है। तो जो डी का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ट यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर जो लेटर यहाँ पर रह गया है ए, वो हमारा डी का अपोजिट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो भाई ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। देखिए मैं इसे हटाकर दिखाता हूँ, तो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है आपका ए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे से समझना है। उसके बाद इसका क्वेश्चन आगे की तरफ है। क्वेश्चन आपका देखिए काफ़ी छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ दे रखा है एक वृत्त है, एक आयत है, एक त्रिभुज है, सभी से बना हुआ आपको आकृति दिखाई दे रही होगी। साथ ही साथ यहाँ पर इसका अध्ययन कर लेना है, उसके बाद आगे हमें आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट सीधे सीधे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो उन तीनों आरेखों ने साझी है, यानी तीनों आरेखों के अंदर होनी चाहिए, ऐसी कौन सी संख्या है। तो भाई तीनों के अंदर यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 20 भी है, 5 भी है, 14 भी है और 18 भी है। भाई ये सभी नंबर ऐसे हैं जो कि इन तीनों के अंदर आ रहे हैं। तो क्या कोई एक नंबर इसके अंदर है, भाई एक को हम नहीं कह सकते, हम तीनों नंबर को काउंट करेंगे। तो क्या यहाँ पर तीनों नंबर से संबंधित कोई ऑप्शन है, भाई बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा बनेगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित दिए गए आकृति में कितने स्क्वायर हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स बताना है टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो भाई जो अलग अलग दिखाई दे रहा है वो भी तो स्क्वायर है, काउंट कर लेते हैं 1। ठीक है भाई काउंट कर लीजिए कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई 12 तो ये हो गए। क्लियर है? कितने हो गए, 12 हमारे पास स्क्वायर ये बन रहे हैं, 12। अब आगे बात करेंगे तो स्टूडेंट्स केवल 4 4 को मिलाकर बना लीजिए। भाई 4 बन गया एक अलग से। भाई ऐसे ही दूसरी तरफ देखेंगे 4 मिलाकर बनेगा 2, फिर यहाँ पर देखेंगे ये बनेगा 3, ऐसे ही यहाँ पर बनेगा 4, ऐसे ही आगे नीचे की तरफ देखेंगे 5 और एक बनेगा यहाँ पर 6। भाई 6 स्क्वायर आपके ये बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, काउंट करते रहना है हाथों हाथ। ठीक है, तो भाई पहले बना 12, उसके बाद 6। अब देखना है आगे कितने बन रहे हैं और कितने बन रहे हैं। तो और देखा जाएगा स्टूडेंट्स तो और भी स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भाई यहाँ पर ये आपको देखिए छोटा सा स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये वाला, ऐसे ही इस कोने पर भी आपको छोटा सा स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो भाई 2 स्क्वायर आपके ये भी हो गए, ठीक है, 2 स्क्वायर ये भी हो गए। तो टोटल कितने हो गए इस टाइम, टोटल हो गए 20। भाई 20 स्क्वायर इस टाइम आपके यहाँ पर हो गए। अब आगे देखिए क्या और भी स्क्वायर बन रहे हैं। तो भाई बिल्कुल अभी और भी स्क्वायर बनेंगे। तो देखते हैं कहाँ पर बन रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखिए यहाँ पर आपको दिखा दूँ। अब देखिए एक स्क्वायर हमारा जो हमने ये वाला काउंट नहीं किया है, भाई ये वाला स्क्वायर एक तो ये रहा, ठीक है भाई 3 3 यानी कि आपके
टोटल 9 डाइस को मिलाकर, और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसे भी आपके 9 यानी कि बॉक्स को मिलाकर 9 स्क्वायर को मिलाकर भी बन रहा है, 2 स्क्वायर ये बन रहे हैं, तो भाई 22 हो गए। ठीक है 22। अब बात करेंगे तो स्टूडेंट्स एक अभी और बन रहा है भाई, एक और कौन सा बन रहा है देखिए बहुत ध्यान से, यानी एक एक करके मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो एक ये बन रहा है, तो टोटल हो गए 23 स्क्वायर्स, तो 23 स्क्वायर्स यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको भाई सीरीज चल रही है, एक क्लॉक दिखाई दे रही है, उसमें घड़ी की सुइयां हैं, उन सुइयों की आकृति आपको चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि आगे की स्थिति क्या होगी, आगे कौन सी कंडीशन बनेगी। तो बिल्कुल देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सुइयां देखा जाए, ये घड़ी की सुइयां भाई दे रखी हैं आपके सामने, और ये क्या हो रहा है आपस में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, देखिए बढ़ता जा रहा है, सीधी हो गई, फिर देखिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन गई। अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पर घड़ी की सुइयां कौन सी डायरेक्शन में पहुँचेंगी, यानी कि घड़ी की सुइयां और नज़दीक आएंगी, तो और नज़दीक का मतलब ये वाली पोजीशन बनी हुई है आपके सामने इसकी अपोजिट, तो सीधे सीधे अब इसकी अपोजिट बन जाएगी इसकी मिरर, तो इसकी मिरर कौन सी बनेगी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन दे रखा है विशुद्ध प्रमाणिक मृग तृषा, और स्टूडेंट्स आगे बताना है कि आगे कौन सा ऑप्शन बनेगा जिसका पेयर बिल्कुल इसी के तरह दर्शाएगा जैसे कि विशुद्ध का प्रमाणिक के साथ दर्शा रहा है। तो देखिए बात की जाए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर विशुद्ध का प्रमाणिक के साथ क्या मतलब है, तो भाई बात अगर की जाए तो विशुद्ध जो है, विशुद्ध का अर्थ जो है वो प्रमाणिक होता है, और यहाँ पर मृग तृषा मतलब क्या होता है भाई, किसी को भ्रम में डालना। ठीक है, आपने सुना होगा भाई, जो रामायण से संबंधित भी एक है कि भाई मृग, उसका नाम भी कुछ ऐसे ही था। ठीक है, तो वहाँ पर मृग ही तो बना था वो, यानी कि जो भ्रम में डाल रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर, ठीक है पहला जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मृग तृष्णा का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, नीचे दी गई आकृति का जो अनुक्रम दे रखा है उससे आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल सही कंडीशन दर्शाएगा। तो देखिए बिल्कुल चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन सकता है। तो भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देखा जाएगा तो आपका एक समूह बनेगा, कैसे, यानी कि क्वेश्चन की जो आकृति को दर्शाते हुए बताएगा कि कौन कौन से सेम पैटर्न में है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं, तो मैं सीधे सीधे आपको तीसरे ऑप्शन पर ले चलता हूँ। तो स्टूडेंट तीसरा ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो देखिए 2 5 9, आप खुद समझ जाएंगे कैसे। देखिए यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, 2 को देखना है आपको 2, साथ साथ देखना है 5, और साथ साथ देखना है आपको 9। तो भाई ये क्या है, इन सभी में देखा जाएगा तो आपकी जो कंडीशन है वो एक सर्किल के आकार की बन रही है। भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए इसमें भी आपको सर्किल दे रखा है भाई दोनों तरफ। ठीक है, सर्किल की आकृति, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वक्र रेखाएं हैं यहाँ पर, कर्व लाइंस। क्लियर है, और आगे बात करेंगे उससे और आगे, तो भाई आगे देखेंगे क्या दे रखा है, 3 4 8, 3 4 8 को देखेंगे तो कौन कौन सा है, 3 4 और 8। इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ ये जो आकृति मिलकर बनी है सरल रेखा से मिलकर बनी है। ठीक है, और ऐसे नीचे देखेंगे 1 6 7, तो 1, ठीक है 1 आपका हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। क्लियर है, तो इन तीनों आकृतियों को देखेंगे तो ये आपकी वक्र एवं सरल, यानी कि आपका जो सर्किल वाली रेखा है, यानी कि कह सकते हैं हम। ठीक है, और साथ ही साथ जो सरल रेखा है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनी है। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आंसर आपके सभी के सभी डिफरेंट होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ठीक है, समझ नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ए सी का पिता है, तो जैसा बताया गया है ए कौन है, सी का पिता, तो यहाँ पर हमने पहले सी को लिया और सी का पिता कौन है, ए पिता है, तो भाई इसको आर में बंद कर लिया। क्लियर है, क्वेश्चन को समझना अच्छे से। फिर कहा गया है डी बी का बेटा है, लेकिन अभी बी के बारे में नहीं पता ना, तो यहाँ देखते हैं ई ए का भाई है। भाई ई कौन है, ए का भाई, यहाँ पर ई को हमने ए का ब्रदर बना दिया। ठीक है, आगे देखेंगे क्या दे रखा है, यदि सी जो है डी की बहन है, भाई सी कौन है, डी की बहन, तो स्टूडेंट सी को डी की बहन सिस्टर्स कर देंगे। ठीक है, डी की सिस्टर कर देंगे सर्किल में। क्लियर है, अब देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है तो बी का ई के साथ क्या संबंध होगा। लेकिन अब एक देखिए एक रिलेशन यहाँ पर क्या है, डी क्या है, बी का बेटा,
भाई डी जो है बी का बेटा है यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो आप बताइए, ये पिता है तो यहाँ पर बी का बेटा भी है, साथ साथ ये बी का बेटा भी है, तो बी कौन होगी? माता होगी भाई। जब ये ए का बेटा है और ये बी का भी बेटा है तो भाई कौन होंगे? माता पिता होंगे ना। तो सिंपल सी बात है, किसका संबंध पूछा है? बी का ई के साथ पूछा है। तो भाई बी जो है एक फीमेल पर्सन है और फीमेल का पर्सन फीमेल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो यहाँ पर ई के साथ पूछा है, तो भाई ई का भाई है ए और ए की पत्नी है बी, तो कौन हो जाएगी? सी सीधे भाभी का रिलेशन बनेगा, सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ दे रखा है लॉयन, ठीक है, यानी कि लॉयन गॉट टॉर्टोइज, और यहाँ दे रखा है, ठीक है, कैंटोर, ठीक है। इसमें बताना है स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका सभी से डिफरेंट दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, ये दे रखा है किन्नर। देखिए भी सभी जानते होंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर आपस में बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया कि भाई जो कि यहाँ पर आपका सभी से डिफरेंट आपको दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे, भाई लॉयन है। अब आप कहेंगे बाकी सभी क्या है? जानवर है। तो कछुआ कोई जानवर थोड़ी होता है भाई, कछुआ जानवर थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें सभी में सेम रिलेशन बताना है। देखिए बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर इनके लिंग को देखकर, तो ये देखिए सभी के सभी एक लिंगी हैं, सभी के सभी एक लिंगी होते हैं, यानी कि मेल है तो मेल होगा, फीमेल है तो फीमेल होगा। लेकिन बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर किन्नर के बारे में, तो इनका क्या कहते हैं, हम यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए ये थे आज के क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके कैसे लगे सभी को बताना है, ठीक है। और ये है आपका देखिए होमवर्क का क्वेश्चन, जो कल की क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन है वो यहाँ पर समझ लीजिए। भाई यहाँ पर दे रखा है हरी की आयु जॉनी से दुगनी है, ठीक है। हरी की आयु क्या है? जॉनी से दुगनी है, और साथ साथ कहा गया है जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा भी है, ठीक है। जो कौन? अब जो का मतलब जब भी कहते हैं ना तो जस्ट आगे वाले व्यक्ति के लिए कहते हैं, तो आगे वाला व्यक्ति है जॉनी। तो जॉनी जो है वो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। और यहाँ पर कहा गया है यदि हरी की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो तो बताना है जॉनी की आयु कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर बताना होगा। तो बिल्कुल देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे करेंगे, तो कंडीशन यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले दे रखा है हरी की आयु जॉनी से दुगनी है, ठीक है। तो हरी की आयु हमने यहाँ पर अगर हमने एक किसी की आयु मान लेते हैं, भाई जॉनी की आयु हमने x मान ली, जॉनी की आयु अगर x मान ली तो हरी की कितनी हो जाएगी? 2x। तो भाई हरी की हमने यहाँ पर 2x कर दी, हरी की 2x। क्लियर है? ऐसे ही देखेंगे राहुल की कितनी जाएगी? 3 वर्ष, यानी कि जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। तो भाई जो का मतलब कौन? जॉनी। जॉनी राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, तो हम हरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हरी से कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इससे 3 वर्ष बड़ा है, तो हम चाहें तो जॉनी के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। जॉनी की हमने x मानी थी, तो राहुल की हमने कितनी मान ली? जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब कौन बड़ा है? जॉनी 3 वर्ष बड़ा है, तो हम इसे करेंगे x-3, ठीक है। राहुल की आयु कितनी जाएगी? x-3, ठीक है, कंडीशन बन जाएगी। और यहाँ कहा गया है यदि हरी की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो, यानी हरी की आयु कितनी? राहुल की आयु से 5 गुना। तो भाई राहुल की आयु से 5 गुना, तो स्टूडेंट्स हरी की आयु कितनी दे रखी है? 2x, राहुल की आयु से 5 गुना, तो भाई राहुल की आयु की क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, लेकिन 5 गुना करके, तो सीधे सीधे कंडीशन बन जाएगी भाई, ये हो जाएगा 5 दूनी 10x। भाई हरी की 5 गुना है ना, सिंपल सी बात है। तो 5 गुना किस में करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे 5 गुना, 5 गुना यहाँ करेंगे राहुल की आयु में, और ये क्या हो जाएगी? हरी की आयु के बराबर। तो सीधे सॉल्व कर दीजिए भाई, कितना हो गया? 5x माइनस का 15, और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपका भाई कितना? 2x। तो 2x आपका ऐसे ही रहेगा भाई, ये इक्वल हो गया। अब सॉल्व कर देंगे तो 15, ये 5x उधर जाएगा तो बचेगा 3x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर देखिए कितना आएगा, सॉल्व करेंगे इसे, तो भाई यहाँ पर आंसर कितना जाएगा? 3x आ गया, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स, ठीक है। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है आपका, इसे देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना? 2x, यानी कि ये पहुँचेगा माइनस का 5x। या तो ऐसे कर लीजिए, या 2x को इधर कर लीजिए, 15 उधर कर लीजिए, तो ये टोटल बन जाएगा आपका 3x इक्वल 5, 3x इक्वल 5, और यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ गई 5। तो यही तो पूछा है कि जॉनी की आयु कितनी है, तो भाई जॉनी की आयु आ गई 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे, बस आपको डेली क्लास में लाइव बने रहना है, ठीक है। तो आप लोगों की देखिए क्लास लगाने के लिए मुझे भी थोड़ा सा माहौल देखकर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि शोर शराबा ज़्यादा है इस टाइम। तो ठीक है, घर में भी फंक्शन होता है तो शोर शराबा तो होता ही है ना। तो फिर भी देखिए मैं आपकी कोशिश पूरी करता हूँ कि आपकी क्लास डेली कंटिन्यू करूँ,
कोई भी दिन आपका क्लास का ना छूटे। लेकिन कभी अगर मजबूरी होगी तो स्टूडेंट्स अगर क्लास आपकी रह जाती है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखिए, मेहनत इतनी अच्छी से कीजिए कि आप बिल्कुल वाकई में ही सिलेक्शन लेकर ही दिखाएं, ठीक है भाई। मैं भी कह सकूं कि भाई जो स्टूडेंट्स मेरे साथ में यहाँ पर थे, जो क्लास में मेरे साथ जिन्होंने पूरे, ठीक है, जब से मैंने क्लास लगाना शुरू किया है तब से उन्होंने कंटिन्यू मेरे साथ में एकदम मेहनत किए लगे रहे हैं और उन्होंने सिलेक्शन लेकर दिखाया है। रीजनिंग में आपको 20 से स्टूडेंट्स बिल्कुल 20 से 20 मार्क्स का स्कोर कवर करना है, ध्यान देना है बिल्कुल। फिलहाल मैं यहाँ पर यूपीपीसीएल जेई वालों की बात कर रहा हूँ। और जैसे कि ये कल मुझे एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी मतलब आया था, मैसेज आया था कि सर एसएससी जेई के लिए क्लास शुरू करें। तो मैंने बताया था कि देखिए अभी थोड़ा सा फंक्शन की वजह से मैं थोड़ा सा इस टाइम डिस्टर्ब हूँ, यानी कि क्लास वगैरह से भी ठीक से नहीं ले पा रहा। लेकिन आपको जल्दी से जल्दी जैसे भी मैं इससे फ्री होता हूँ आपकी एसएससी जेई की क्लास भी स्टार्ट करूँगा, साथ साथ कुछ नॉन टेक्निकल क्लास भी स्टार्ट करूँगा, क्लियर है। और एक मैथ का आपका बैच स्टार्ट करूँगा, जो कि मैथ का जैसे भी जिसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स जिसने अप्लाई किया हो, कोई भी ऐसी वैकेंसी जिसमें मैथ आती होगी वो सभी के लिए होगा, ठीक है। तो मैथ भी आपकी स्टार्ट करूँगा, जो कि टॉपिक वाइज क्लास चलेगी। तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा प्लान मैंने बना के रखा हुआ है, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्लास शेयर करना है, ठीक है। और नए स्टूडेंट्स को जोड़ना है ताकि यहाँ पर देखिए हमारा जो परिवार है वो और ज़्यादा बढ़ सके, क्लियर स्टूडेंट्स। तो जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से कामना करता हूँ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए और खुशियाँ बांटते रहिए। चलिए स्टूडेंट।